तो आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेशन आपका कवर करेगा बेसिक्स ऑफ वेबसाइट एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जो है ये जानेंगे कि जो वेबसाइट्स डिज़ाइन होती हैं या वेबसाइट्स डेवलप होती हैं, उनके पीछे जो टेक्नोलॉजीज़ जो इन्वॉल्व हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। इसमें हम जो कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या होता है ये चीज़, और जो दूसरी चीज़ कवर करेंगे वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। हम लोगों का ये टॉपिक पार्ट है हमारे ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ये हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट में ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने से पहले हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। इन लैंग्वेजेस में से कुछ लैंग्वेज हम अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे। जब हम उन लैंग्वेजेस को समझेंगे तब हम लोगों को ये समझ में आएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम लोगों को खुद से जो कोड्स लिखने होते हैं, हम लोगों को जो कोड्स या जो सिंटैक्स हम लोग को याद करना होता है, तो वो हम एग्जैक्टली कोडिंग किस जगह पे करेंगे। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमको बड़ी दुविधा उसमें होगी। हम रट तो सकते हैं पर उसके पीछे का प्रिंसिपल हमें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। कोई भी वेबसाइट जब डिज़ाइन होती है तो कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन होने के लिए वेबसाइट डिज़ाइन होती है कोई भी, उस पर वो आपके HTML लैंग्वेज का यूज़ करके डिज़ाइन होती है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसे आप उसका स्केलेटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो ढांचा या लेआउट। ठीक है, तो वेबसाइट का जो आपका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है HTML की मदद से। जब कभी जैसे ये कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी वेब टेम्पलेट का। ठीक है, तो यह अभी वेब के ऊपर चल रहा है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैंने ये वेबसाइट ओपन की, अपनी वेबसाइट ओपन की, तो कोई भी वेबसाइट जब ओपन होती है तो इस वेबसाइट में आपको जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट हमेशा HTML कोडिंग ही होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी एक HTML कोडिंग है। या जैसे ये वेबसाइट है
तो इस वेबसाइट में जो आउटपुट हमारे सामने आ रहा है, दिस इज आउटपुट, ये एक HTML कोडिंग है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, एक HTML स्ट्रक्चर है, ये पूरी एक HTML कोडिंग है जिसका आउटपुट ये है। यानी कि कोई भी ब्राउज़र हमको किसी भी वेबसाइट का आउटपुट देता है वो HTML में ही देता है, ठीक है। और ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि कोई क्लाइंट साइड पे आ रहा है, या आप ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि जो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, वो है HTML, ठीक है। और इसको जो है आप तब तक, जब तक आप HTML का बेसिक्स नहीं सीख लेते हैं, तब तक आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझने में बहुत समस्या होगी। तो हमारा इस कोर्स का सबसे पहला पर्पस होगा HTML की बेसिक्स समझना, HTML के बेसिक टैग्स को समझना, ताकि हम ये समझ पाएं कि जो हम SEO के लिए कोड्स लिखने वाले हैं वो इस पूरे कोड में से किस पार्ट में लिखने वाले हैं। क्या आप यहाँ पे लिखेंगे, या है ना, कहाँ पे लिखेंगे, या यहाँ पे लिखेंगे, या यहाँ पे लिखेंगे, किस पार्ट में लिखने वाले हैं, वो हमको सीखना जरूरी है। अब A to Z कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, मान लीजिए हम कोई अपनी और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, उस वेबसाइट का जो ये आउटपुट आ रहा है हमारे सामने, ठीक है, ये ऐसा लेआउट जिसमें आपको 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कंटेंट, ये इमेजेस, ये टेक्स्ट नीला क्यों है, ठीक है, ये इमेज कहाँ से आ गई, ये सब जो भी चीजें आ रही हैं, ये सारा कुछ हमारा आ रहा है एक HTML आउटपुट के तहत, ठीक है। तो ये पहला हम लोग का पार्ट है कि हम लोग HTML का स्ट्रक्चर जो है वो वेबसाइट का HTML के थ्रू बनाते हैं। नाउ कमिंग ऑन सेकेंड थिंग, इसमें बहुत सारी स्टाइलिंग भी इन्वॉल्व है। स्टाइलिंग लाइक कि अगर ये नेविगेशन बार्स हैं या अगर ये मेन्यू बार है तो इसका कलर बैकग्राउंड ब्लू क्यों है, ये हल्का सा येलोइश पार्ट कहाँ से आ गया, ठीक है। या ये जो हम लोग की इसके पहले की वेबसाइट थी, या सपोज करो यही वेबसाइट है, तो इसमें ये मेन्यू जो है ब्लैक क्यों है, ठीक। यहाँ पे यही फॉन्ट क्यों आ रहा है, देयर आर n नंबर ऑफ फॉन्ट फैमिलीज, यही फॉन्ट क्यों आ रहा है, ये वाला फॉन्ट बड़ा क्यों और ये छोटा क्यों है, और वो इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि ये छोटा कैसे है, ठीक है। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि HTML लैंग्वेज के साथ साथ एक और कोई लैंग्वेज है जो इसकी स्टाइलिंग को भी कंट्रोल कर रही है या कर सकती है, जो फॉन्ट की फैमिली को बदल सकती है, फॉन्ट के कलर को बदल सकती है, पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर को बदल सकती है, वेबसाइट में इमेज ला सकती है, इस टेक्स्ट को इटैलिक बना सकती है, ठीक है। तो ये जो सारा पार्ट है, ये स्टाइलिंग की बटन ब्लू क्यों है, होवर करने पे येलो क्यों हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये टेम्पलेट आपका आया, इसको होवर किया, कलर बदल क्यों गया। तो कुछ पार्ट इसमें ऐसा है जो आपका एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आ रहा है जिसका नाम है CSS, ठीक है,
कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, CSS। तो जो सेकेंड क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी आप बात करेंगे वो CSS है। तो हम लोगों को बेसिक्स ऑफ CSS भी जान लेना चाहिए, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोग ये सीखेंगे जैसे CSS को लिखने के 3 तरीके, 3 ways ऑफ राइटिंग, ठीक है, इन लाइन, इन पेज एंड एक्सटर्नल। इसमें से अगर ये 3 तरीके हैं तो SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट है? कौन सा तरीका बेस्ट है? क्या इन लाइन बेस्ट है, क्या इन पेज बेस्ट है, क्या एक्सटर्नल बेस्ट है? अगर एक्सटर्नल बेस्ट है सपोज कीजिए तो क्यों है? डेवलपमेंट के टाइम CSS कैसा होता है और प्रोडक्शन में जब हम ले जाते हैं तो CSS कैसा होता है, वो भी हम लोग इस कोर्स में ऑन पेज SEO के पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग CSS इसलिए नहीं सीख रहे, हमारा प्राइमरी मोटिव वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं है इस कोर्स में। हमारा प्राइमरी मोटिव है ये समझना कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेब पेज कैसे डिजाइन किया जाता है या कैसे लिखा जाता है, ठीक है। CSS में हम लोग ये सीखेंगे कि क्या, ठीक है। देन हम लोग जिस तीसरी लैंग्वेज पे आएंगे वो है जावा स्क्रिप्ट, ठीक। जावा स्क्रिप्ट को हम लोग को रन करने के लिए किस तरह से हम अपने पेज में उसको इंस्टॉल करेंगे या इंक्लूड करेंगे, तो सेम जिस तरह से CSS आप इन तरीकों से लिखते हैं उसी तरह से आप जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम ऑन पेज SEO की बात कर रहे तो हाउ टू राइट जावा स्क्रिप्ट एंड क्यों, सबसे बड़ा पार्ट है। हम लोग हर चीज जो भी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि हमने लिखा, इस तरह लिखा, उस तरह लिखा, ठीक है, बट क्यों लिखा, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज ऐसा क्यों। तो ये हम लोग अपने लेटर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है और जावा स्क्रिप्ट कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपके कुछ और आप आगे जैसे jQuery है तो वो लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट्स की, तो अब फिर जावा स्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो कि एनिमेशन के लिए काम आ सकती हैं, एनिमेशन कर सकती हैं, ठीक है। आपका कुछ टेक्स्ट को मॉडिफाई करना हुआ, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप फंक्शनैलिटी इनेबल करनी हुई, ठीक है, लाइक जैसे एनिमेशन में पार्ट जैसे स्लाइडर ही है सपोज करिए, तो ये सब जो है इनेबल होता है जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज से, ये पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो इसमें हो रहा है, जो कुछ भी अभी ये सब छोटा मोटा सा एनिमेशन है या होवर करने पे चेंजेस हो रहे हैं, ये इस तरह से लेआउट आ रहा है, तो ये सब हुआ है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में लिखी गई कुछ लाइब्रेरीज की मदद से, ठीक है। इन्हीं सब चीजों का को मिला के, ठीक, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया
इन सब चीज़ों को मिला के जो अभी हम लोग ने यहाँ पे लिखी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज, इन सब क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज को मिला करके एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिससे वेबसाइट डिजाइनिंग फास्ट हो सके, फास्ट वेब डिजाइनिंग प्रोसेस है ना, फास्ट हो सके और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बने, ठीक है, फास्ट बने, मोबाइल फ्रेंडली बने। तो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसका नाम था बूटस्ट्रैप, नाम है बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप एक वेब डिजाइनिंग फ्रेमवर्क है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, इसको हर कोई अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता है। इसकी मदद से मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स डिजाइन की जा सकती हैं। जब मैंने इसको मोबाइल के साइज पे लाया इस वेबसाइट को, तो ये अपने आप खुद को इसने एडजस्ट कर लिया। अदरवाइज और वेबसाइट में आप यहाँ नीचे स्क्रॉलर्स देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा फ्रेमवर्क है, ये बूटस्ट्रैप पे बनी। तो हम लोग जो है इसी ट्यूटोरियल के एक पार्ट में आगे चल के बूटस्ट्रैप और उसका भी इंट्रोडक्शन सीखेंगे। अगेन बूटस्ट्रैप क्यों अच्छा है, क्योंकि वो फास्ट वेबसाइट डिजाइनिंग के काम आता है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइनिंग के काम आता है। आज की डेट में मोबाइल से इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो या तो आप मोबाइल यूजर्स के लिए एक अलग वेबसाइट बनाइए, और या आप ऐसी वेबसाइट बनाइए जो मोबाइल और आपके वेब यूजर्स, जैसे ये वेब यूजर ये भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया इसने ना, सारी इमेजेस जो है वेबसाइट की डिवाइस की विड्थ के हिसाब से खुद को रिस्पॉन्सिव बना ले, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ये सब जो भी पार्ट है हम लोग सीखेंगे, ये पूरा पार्ट आपका क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको रन करने के लिए तो हम लोगों ने कुछ ये एक टेम्पलेट बनाया है, ठीक है, जो अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी काम चल रहा है इस पर। तो ये जो भी बना है, ये आपका एक फाइल इस तरह से सिस्टम हमारी खोल रही है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पे सेव्ड है, और इसको जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये सीधे ओपन हो जाता है। हम इस पे राइट क्लिक करके इसको ओपन विद या एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करते हैं। नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या आपकी मर्जी का कोई भी कोड एडिटर, तो इसका पूरा कोड आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा कोड ये आपके सामने आ गया, ठीक है। इसमें बहुत सारा कुछ जो है कोडिंग किया गया है, कहीं कहीं से देखिए बैनर है ना। तो ये सब टैग्स क्या है, ये डिव क्या है, या ये डिव क्लास फील्ड, ये क्या लिखा हुआ है, जो जिस तरह से ये लिखा हुआ है क्या ये सही है या ये गलत है, अगर सही है तो क्यों, या गलत है तो क्यों, अगर गलत है तो इसका क्या बेटर तरीका है लिखने का। देखिए ये स्टाइल है, तो ये CSS है एक्चुअली, ठीक है। तो ये इन स्टाइल या सॉरी इन लाइन स्टाइलिंग है, उसी लाइन में लिखा है, इसको कह सकते हैं इस तरह से। तो अगर ये ऐसा लिखा गया तो क्या इसका कोई बेटर तरीका है, बेटर तरीका है तो वो बेटर क्यों, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के अपने डिस्कशंस में। पर उससे पहले समझेंगे ये सब जो टैग लिखे हैं, लाई क्या है, ये UL क्या है, ये A क्या है, ताकि हमको समझ में आए। और हम जो है ये देखेंगे कि जो ये सब लिखा हुआ है, जो मेटा इंफॉर्मेशन बहुत सारी लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, और ये क्यों ऐसे लिखा गया, ये टाइटल क्या है, और इसमें से अब जैसे ये डिस्क्रिप्शन जो है 2 बार यूज हुआ है, गलत है, खैर वो सब तो हम लोग सीखेंगे।
कुछ स्टाइल शीट आप देख रहे हो यहाँ से, ये CSS है, ठीक है। बढ़ेंगे धीरे धीरे और सीखेंगे कि ये इस तरह का पेज, इस तरह की पूरी कोडिंग लिख के हम लोग इस तरह का आउटपुट कैसे ला सकते हैं, जो ये अभी हमारे सामने आया है, ठीक है। और इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, ठीक। अब तो पहले हम लोग उसका ये डिस्कस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो पॉइंट इज कि मुझे इस वेबसाइट को कोडिंग करने के लिए और कोड करके रन करके देखने के लिए कि ये कैसा दिख रहा है, मुझे किसी भी प्रकार के सर्वर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आप देख सकते हो इस कोडिंग में CSS भी है, ठीक है। इस कोडिंग में HTML भी है, ये सब HTML है, ठीक है। अभी हम लोग ने स्क्रिप्ट्स को हाइड कर रखा है, पर स्क्रिप्ट्स भी चल जाती हैं, ठीक है। इसमें जैसे कुछ स्क्रिप्ट्स ये, या गूगल मैप को रन करने के लिए ये स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट्स भी है, यानी जावा स्क्रिप्ट, CSS भी है, HTML भी है और बूटस्ट्रैप भी है। तो पर हमको किसी सर्वर की जरूरत नहीं है। इस टाइप के एप्लीकेशंस में आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आपको इसी तरह के कोड पे पहुंचना पड़ता है। इसके कोड पे पहुंच के ही आप इस कोड में चेंजेस करते हैं और तब जाके आपकी वेबसाइट का जो आउटपुट है उस पे चेंजेस अपीयर होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में इन्हीं को सीखेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है हमारा कि व्हाट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। वो कोडिंग लैंग्वेजेस, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जिनको रन करने के लिए किसी सर्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट के साथ मिल के भी काम कर सकती है, ठीक है। और स्टैंड अलोन भी काम कर सकती है, ठीक। इनके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ASP.NET फ्रेमवर्क के साथ कोई लैंग्वेज जैसे कि C#, जावा, ठीक है। इन लैंग्वेजेस के साथ एक डेटाबेस भी जुड़ा होता है, एक बिल्कुल SQL डेटाबेस जुड़ा होता है, ठीक है। ये SQL हो सकते हैं MS SQL, Microsoft SQL, ठीक है। जिसको रन करने के लिए क्या चाहिए, MS SQL सर्वर, है ना। MySQL, जिसको रन करने के लिए चाहिए MySQL सर्वर, ठीक है। NoSQL, MariaDB, MongoDB एंड सो ऑन, ठीक है। ओरेकल के खुद के डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। एंड तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेजेस सर्वर से बात कर सकती हैं, सर्वर पे वेरिएबल्स को पोस्ट कर सकती है ना। ये लैंग्वेजेस सर्वर पे वेरिएबल्स को पोस्ट कर सकती हैं, सर्वर से वेरिएबल्स को गेट कर सकती हैं या उसको रिसीव कर सकती हैं, ठीक है।
डिस्प्ले कर सकती है, मगर जो पार्ट डिस्प्ले होता है वो यूजर के सामने उसका यूआई क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइंट साइड कोड, HTML, CSS, JavaScript। ठीक है, तो मतलब अगर और इसको क्लियर करें तो ये वेबसाइट, ठीक है, या कोई और वेबसाइट, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है, सपोज कि इसमें आप जो है PNR चेक कर सकते हैं या ट्रेन रनिंग स्टेटस देख सकते हैं। कोई ट्रेन नंबर यहाँ पे आप एंटर कीजिए, यहाँ पे आप डेट एंटर कीजिए, ठीक है, कि 27/25 है ना, 25। तो अभी ये कुछ यहाँ पे दिखा दीजिए, पोजीशन दिखाएगी। मान लीजिए ये है, हम कहीं का टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये अभी का टेम्परेचर दिखा रहा है कि 31 डिग्री सेल्सियस है, हेज है, 89% ह्यूमिडिटी है, ये सब। तो हमने मतलब यहाँ से कुछ डेटा पोस्ट किया और उसके ब्याह पे उस डेटा के हिसाब से कुछ रिजल्ट आया हमारे सामने। वो रिजल्ट था वो टेम्परेचर, कुछ वेरिएबल्स आए जिनको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें सर्वर से कुछ रिस्पांस मिला जब हमने सर्वर पे कुछ वेरिएबल पोस्ट किया। तो इस फॉर्म के थ्रू कुछ वेरिएबल्स पोस्ट करने के बाद ऐसा हुआ, ठीक है। इन सब में क्या वर्ड आ रहा है, सर्वर, ठीक है। ये जो आउटपुट है ये अगेन बूटस्ट्रैप CSS से मिलके बना है। अब जैसे ये आउटपुट आपके पास आया, ठीक है, इसको हम लोग सोर्स देखते हैं। ये सोर्स देखिए आप, पूरा HTML है, ठीक है। इवन आपका जो है यहाँ का कोड देखिए आप, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा HTML दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि करेंट टेम्परेचर इन लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया इज 31 and something सेल्सियस। ये जो समथिंग है इट इज द HTML कोड फॉर डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो डेटा है वो पूरा का पूरा एक HTML कोड्स के अंदर आया है, पर ये जो वेबसाइट है ये बनी है PHP का यूज करके। आपको आउटपुट में कहीं पे भी PHP नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आउटपुट में तो PHP नहीं आ रहा है, का मतलब यही है कि जो हमको डेटा दिखेगा उसी पे सेट करना, वो आउटपुट उसका HTML ही होगा, ठीक है। आउटपुट उसका HTML ही है। एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, हमारा ब्राउजर हमारे सामने जो आउटपुट दे रहा है वो एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी से बना है। ये UI एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है, पर इसके पीछे यहाँ से जब हमने काम किया और सर्वर पे डेटा पोस्ट हुआ और सर्वर से हमारे पास डेटा आया, तो वो जो हुआ वो पूरा किया किसी सर्वर साइड लैंग्वेज ने। तो दैट्स वाई हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एंड SEO जो है वो हम लोग क्लाइंट साइड में ही करते हैं, पर उसका सोर्स कोड लेके, हाँ, उसके सोर्स कोड में जाके ही SEO करते हैं, उन टैग्स में करते हैं। पर कई बार हम लोग कुछ डायनेमिक सिस्टम भी बनाते हैं, ठीक है। आपने इसी तरह से कई बार ये भी सुना होगा कि ये एक स्टैटिक पेज है, ठीक है। आपने सुना होगा ये एक डायनेमिक पेज है, सुना है? इसका क्या मीनिंग है? कई लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक
डायनेमिक पेज का मतलब होता है ये कि जैसे जिसमें कुछ स्लाइडर चल रहा है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। डायनेमिक या स्टैटिक भी मोस्टली इसी से जुड़ा होता है कि वो पेज जो डेटा दिखा रहा है क्या वो किसी डेटाबेस से उठ के आ रहा है, यानी जैसे आप एसक्यूएल, उसके पीछे कुछ एसक्यूएल क्वेरीज और कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगी हुई है जो डेटा को पुल करके ला रही है, या वो डेटा इस तरह से सिंपल बस यूआई बेस्ड कोडिंग करके ले आया गया। दिस इज स्टैटिक। आपने अपना कोडिंग किया विदाउट एनी डेटाबेस, विदाउट एनी सर्वर साइड लैंग्वेज मोस्टली, एंड आपको वो ले आया। पर डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशंस है, कोई भी एप्लीकेशन आज में बनती है, इवन एक सिंपल सी बिलिंग एप्लीकेशन आप एग्जांपल ले लो, तो बिलिंग एप्लीकेशन में आपकी इन्वेंट्री होती है ना। एक बिलिंग एप्लीकेशन का क्या पार्ट होता है? इन्वेंट्री, ठीक है, सेल्स बिल, ठीक है, परचेज बिल होता है, ठीक है, लेजर है ना, एंड रिपोर्ट्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये सब जो है इन्वेंट्री को आपको कहीं तो सेव करना पड़ेगा, तभी आप बाद में उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो वो फॉर्म जिसका यूज करके हम इन्वेंट्री फिल करते हैं बनता है इससे, पर जो पोस्ट होता है डेटाबेस में कोडिंग होती है इससे, रिपोर्ट्स भी आती हैं इसी कोडिंग से और एसक्यूएल से। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना, उन्हें रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना, यानी CRUD परफॉर्म होता है इन टेक्नोलॉजीज से। जो डेटा या इसके बाद जो रिजल्ट आता है उनको डिस्प्ले कराया जाता है यूजर को या एक ब्राउजर को या एक क्लाइंट को इन लैंग्वेजेस से, ठीक है। ये लैंग्वेज हमने बहुत इजी करके बताया है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, मगर कुछ कॉमन लोगों को समझ में आया, इसलिए मैंने बहुत सारा कुछ टेक्निकल नहीं बोला। तो अभी ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट है, हम लोगों ने ये समझा कि ये सब क्या होता है, ये हम लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे, तो इसका आगे हम लोगों को यूज आने वाला है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बता तो जो एसईओ होता है सर, जी हाँ, जो एसईओ होता है, जैसे मान लीजिए PHP कोई भी साइट हमारी बनी हुई है PHP हाँ पे, तो उसका जो हम एसईओ करेंगे वो उसके सोर्स कोड में HTML में आएगा, सोर्स कोड जो उसी पे जो सर्च इंजन देखेगा, सपोज कीजिए सर्च इंजन देख रहा है, ठीक है, तो सर्च इंजन ये देखेगा टाइटल कि आपके वेब पेज का टाइटल क्या है, इसके साथ एक डिस्क्रिप्शन भी होता है जो हमको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सर्च इंजन देख रहा है। अब आप जरा गूगल में सर्च कीजिए, हम ऑब्वियसली अपने इस बिजनेस को सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए क्या दिखता है आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल। तो इसका मतलब ये है कि सर्च इंजन इन चीजों को दिखा रहा है। अब ये हमारे HTML कोड में प्रिंट होके आ रहे बाय मीन्स ऑफ सम कोडिंग, या हमने उन्हें स्टैटिक वे में लिखा है यहाँ पे, सर्च इंजन को उससे मतलब नहीं है, उसे तो वो यूजर को तो ये प्रेजेंट करा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है वो हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे पूरा इसमें।
कि इसीलिए हम लोग पहले स्टैटिक सिस्टम को समझेंगे। पहले हम ऐसा सिस्टम समझेंगे कि अभी हम इसको किसी डेटाबेस ड्रिवन नहीं कर रहे। ऑब्वियसली जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, जो जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, उसमें ये पूरा HTML कोड भी प्रिंट होके डायनेमिकली ही आता है, ठीक है। पर हमको ये जानना है कि जो प्रेजेंट होता है किसी यूजर को या किसी सर्च इंजन क्रॉलर को, वो प्रेजेंट यही होता है HTML। वो इसी में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और इसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे यहाँ पे क्वेरीज डालता है। जैसे एक छोटी सी क्वेरी में डाल रहा हूँ कि व्हाट इज इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। इसमें एक ये वेबसाइट आ रही है, यू कैन सी कि इसका एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, एंड ये भी दिखा रहा है कि आप इस पेज पे विजिट कर चुके हैं, ठीक है। ये तो सर्च इंजन हमें हेल्प के लिए बता रहा है, पर आप इसमें देखिए तो इसका जो टाइटल है वो यही है जो वहां दिख रहा था, इसका डिस्क्रिप्शन भी वही होगा। यहाँ पे लिखा कोई कंटेंट इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे लिखा व्हाट इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, पर यहाँ पे लिखा है व्हाट इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक पाइप एंड एक ब्रांड का नेम। देखिए, तो सर्च इंजन वेबसाइट के कंटेंट पे तो बेस्ड है ही है, उस पे बेस्ड रिजल्ट्स दिखा ही रहा है, ठीक है। पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको वो प्रायोरिटी दे रहा है, तो हम लोग उन चीजों को क्यों ना ऑप्टिमाइज करें। एंड दिस इज व्हाट ऑन पेज SEO इज ऑल अबाउट। हम इन्हीं सब चीजों को सीखेंगे। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंक्लूड होता है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये पीछे की टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, पर्ल, रूबी, ठीक है, मतलब PL SQL, कुछ ना कुछ आपको रोज कुछ नया आएगा। इनके फ्रेमवर्क्स PHP के कोड इग्नाइटर, ठीक है, लारावेल, सिम्फनी, अलग अलग फ्रेमवर्क्स, अलग अलग कुछ ना कुछ नया कोई ले आता है, अच्छा सा ले आता है जो काम को आसान बनाता है। कुछ भी नया आता है वो काम को आसान बनाता है, काम को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनाता है, SEO या आप कह सकते हो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जितना एफिशिएंट कोई सिस्टम है उसको SEO वगैरह में उतनी ही ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। तो अब बढ़ेंगे आगे, ये वीडियो ये पे कंक्लूड करते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चाहे तो हम लोग का जो अभी करेंटली चैप्टर चल रहा है उसमें इसका नाम है ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि आपका वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज क्या होती है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज, और एक हम लोग ने ओवरव्यू लिया था। उसमें हम लोग ने अगेन थोड़ा सा ये भी ओवरव्यू लिया था कि जब सर्च इंजन्स में कोई क्वेरी डाली जाती है या क्वेरी कोई यूजर एंटर करता है तो उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स एक्चुअली में हमारे वेबसाइट क्या या वेब पेज का कौन सा पार्ट सबसे पहले देखते हैं और प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन जैसे पार्ट्स को देखा था, ठीक है। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले इसको जो है समझना है। तो पहला पार्ट ये है कि आप जिस भी फोल्डर में हैं, ठीक है, आप उस फोल्डर में एक इस तरह से नया नोटपैड फाइल ओपन कीजिए, एक नई नोटपैड फाइल, इसको आप सेव एज कीजिए। यहाँ पे आप ऑल फाइल्स कीजिए
ठीक है। एंड इसमें आप जो है जिस फोल्डर में थे, हम इसके अंदर इंग्लिश नाम का फोल्डर है आगे, और इसमें आप उसको कुछ भी नाम दे दिए, जैसे हम दे रहे हैं इंडेक्स या माई पेज .html। आप एक बेसिक्स ऑफ HTML में है और आप अपना इसको ओपन कर रहे हैं माई पेज .html, और ये आप ऑल फाइल्स कर दिया आपने, ऑल फाइल्स था ऑलरेडी, वो बदल गया था, ठीक है। इसको आपने सेव किया, यहाँ पे .html एक्सटेंशन है, यहाँ ऑल फाइल्स है। अब जब आपने इसको सेव किया तो आप देख रहे हैं कि ये एक HTML फाइल टाइप आपका क्रिएट हो गया, और अपने आप इसमें आपके वेबसाइट, आपके इस सिस्टम में जो अभी डिफॉल्ट ब्राउजर है यानी क्रोम, वो आ गया है। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका टाइटल इसका डिफॉल्ट है और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है और आप ये देख सकते हैं। अब हम लोग इसको, अभी तो हम लोग देख रहे थे कि अगर हमारे पास नोटपैड था, अगर आपके पास कोई कोड एडिटर है जैसे नोटपैड++, तो आप उसमें इसको एडिट कीजिए। इसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं। ये आपको कलर कोडिंग दिखाता है, और कहीं कहीं अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं कोडिंग में, तो ये उनको जो है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जब आपको हो जाएगी तो आपको देखने में आसानी होगी। जैसे कि हमारी कोई CSS फाइल है, तो ये उसको इस तरह से दिखा रहा है और अलग अलग कलर्स दिखा रहा है। कोई हमारी HTML फाइल है, तो अलग अलग कलर्स और अलग अलग पार्ट को अलग तरह से डिफाइन किया गया है। कोई PHP फाइल है, कलर कोडिंग अलग है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फाइल का टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइल, ये आपको उसके कलर कोडिंग से आपको हेल्प करता है। सपोज करो अभी हम लोग नोटपैड++ के फायदे डिस्कस कर, सपोज करो मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक, तो ये उसका कलर हरे से ब्लैक कर दे रहा है, अब ये सही है। इस तरह के कुछ हम लोग को हेल्प्स मिलेंगी। तो या हमने एक कुछ गलती कर दी ना, तो ये आपको उसका कोडिंग का इस तरह से एरर दिखाएगा। सही था तो ये ऐसा क्या, तो एक प्रैक्टिस के बाद ऐसा, तो इसीलिए हम लोग ने इसको ओपन किया है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जो है सबसे पहले, क्योंकि एक HTML डॉक्यूमेंट आप ओपन कर रहे हैं, आप लिखते हैं HTML, और HTML में इसे एक टैग कहते हैं, टैग, ठीक है। तो दिस इज HTML टैग। ये एक लेस देन साइन और एक ग्रेटर देन साइन के साथ लिखा जाता है, और इसके बीच में हम लिखते हैं HTML। इस टैग का एक साथ में ही एक पार्टनर टैग कह सकते हो या एक क्लोजिंग टैग कह सकते हो होता है, जो बिल्कुल इसी तरह से है। बस इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश लगा है क्लोज होने से पहले। आप यहाँ पे कितनी भी लाइन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और ये आपको पूरी वेबसाइट की जो भी कोडिंग होगी वो अब इसी के अंदर होगी। इसको सेव करते चलेंगे, ताकि जो है कहीं अगर मान लीजिए बंद हो जाए गलती से या कुछ भी, तो अपना लॉस ना हो। HTML के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड पार्ट, ठीक उसी तरह से हेड टैग शुरू होता है और हेड टैग क्लोज होता है विद अ फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। एंड हेड जब क्लोज हो जाता है, उसके बाद आपका एक पार्ट स्टार्ट होता है जो है बॉडी, देन बॉडी
क्लोज होता है। ठीक है, ये चीज है। पूरा HTML बनाया है। हम लोग के पास हेड है, बॉडी है, ठीक है। जो हम लोगों का हेड का पार्ट है, पहली बात एक छोटा सा रूल कि HTML में जब कोई एक टैग खत्म हो जाता है तभी दूसरा टैग ओपन होता है, एक रूल, ठीक है। और अगर उस टैग के अंदर कोई टैग है, इसका मीनिंग ये है कि अगर इसके अंदर कोई टैग है तो वो पहले क्लोज होगा, फिर वो टैग क्लोज होगा। ये एक छोटा सा रूल है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। क्यों? मतलब ये हुआ क्योंकि HTML ओपन तो हुआ, पर उसके बाद जब टैग ओपन हुआ, उसके बाद जब वो बंद हो गया तभी बॉडी शुरू हुआ। एंड कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका एक क्लोजिंग टैग नहीं होता है, वो वहीं पे बंद हो जाते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मगर कोई बात नहीं, वो भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। ऐसे 2 ही 3 टैग होते हैं। अब हम आते हैं हेड के पार्ट में और बॉडी के। जो हम लोगों का SEO है या हेड का पार्ट है, तो ये हेड का पार्ट कुछ आप ऐसे सोच सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे या एक मशीन से बात कर सकता है। ये पार्ट हेड ये किसी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को कुछ इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो जो सर्च इंजन क्रॉलर्स होते हैं वो इसी में लिखे हुए कुछ टैग्स से इंटरैक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन फेच करते हैं। ऐसे तो इंफॉर्मेशन पूरे वेब पेज से उठ के आते हैं, मगर शुरुआती टाइम हाँ पहले, क्योंकि इसीलिए हेड को ऊपर में रखा गया कि पहले वो इंफॉर्मेशन फेच हो जाए, ठीक है। इसके अलग अलग थ्योरीज हैं, मगर हम लोग इस थ्योरी पे चल रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो हेड में टैग्स होंगे ये आपको आपके एप्लीकेशन के बारे में या आपके वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। वेब पेज के बारे में जैसे जो इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है कंपनी के इंफॉर्मेशन से या बिजनेस इंफॉर्मेशन से या इस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन से, एक इंफॉर्मेशन वो है जो यूजर को पढ़ाई जा रही है, जो ह्यूमन को पढ़ाई जा रही है, वो बॉडी में आएगा। एक इंफॉर्मेशन जो है वो है जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की एक मेटा इंफॉर्मेशन है, मेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो हम लोग हेड में लिखते हैं, ठीक, कुछ मेटा डेटा। तो हेड में तो ऐसी हाँ जैसे कि कोई क्वेरी डाली हमने, ठीक है, लाइक व्हाट इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो हेड में ही आएगा, इसीलिए वो सर्च होगा बाद में, क्योंकि वो आपके टाइटल में है। हेड में वो इंफॉर्मेशन है, हेड में वो कीवर्ड्स लिखे गए हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल है। तो SEO को मदद मिली। सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है ऐसा नहीं है, पर इस तरीके ने एक हेल्प की। ये एक्चुअली में हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि एक टाइटल टैग होता है, इसी तरह इसका टाइटल क्लोज टैग होता है। इस टैग में जो भी हम टाइटल लिखते हैं, दिस इज माय वेब पेज, ठीक है,
रिलोड करने पे वही आपका वेब पेज टाइटल बन जाता है। तो इसको ब्राउजर नहीं शो कर रहा है, इस पार्ट में नहीं शो हो रहा है ये, टाइटल। पर आप देख सकते कि एक ब्राउजर, एक सॉफ्टवेयर हमारे इस डॉक्यूमेंट के टाइटल को यहाँ पे हेड में शो कर रहा है। ठीक इसी तरह से सर्च इंजन क्रॉलर्स भी इस टाइटल को ही सर्च रिजल्ट्स में शो करते हैं। देखा था आप लोग ने, फिर से देख लेते हैं। दुनिया भर में कोई भी वेबसाइट जो है ओपन होती है, हम यहाँ पे फिर से वैसी ही कोई क्वेरी डाल रहे, लाइक ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें हमारी एक वेबसाइट आ रही है जो रन टाइम पे ये जो लिखा हुआ है ये हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है। इवन हम मान लीजिए, चलिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कुछ हिंदी में सर्च करते हैं, ठीक है। ठीक, तो आपको ये दिखा कि उसके बाद वो रिजल्ट नीचे चला गया, ठीक है, बल्कि इस पेज पे ही नहीं है। पर आपने जब इसको इंग्लिश में किया, ऐसा, तो ये रिजल्ट सेकंड पेज पे, क्योंकि ये और इसके जो कंटेंट लिखा है उसका सब मिल के, इवन इसके यहाँ पे URL में जिस वेब पेज पे सब मिल के इस इंग्लिश कीवर्ड के लिए इस वेब पेज को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये आपका रिजल्ट आया तो इसमें आपने देखा कि इसका टाइटल यही है, ठीक है। और ये पेज भी सेव इसी नाम से किया गया। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, ये इसका जो URL है उसमें भी यही पार्ट कैप्चर हो रहा है, मतलब ये सेव इसी नाम से है। हाँ, पेज जैसे हमने अभी माई पेज डॉट HTML समथिंग किया, ये कुछ ऐसा है। इसके आगे और भी कुछ टेक्नोलॉजी लगी है जो इसका फाइल एक्सटेंशन हटा दे रही है, पर वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ये एक प्रिटी URL है, इसे कहते हैं प्रिटी URL, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। इसका कोड आप देखेंगे तो आपको कोड दिखाई देगा, समझ में आए तो अच्छी बात है। तो ये टाइटल है इसका यहाँ पे है, और ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पार्ट कैप्चर हुआ है। तो इसी तरह से आप, इसीलिए आप देखें कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज योर टाइटल। हम लोग की एक क्वेरी थी, जैसे व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमने लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने की थी, ठीक है। इसमें भी आपका ये आ रहा है और एग्जैक्टली वही आ रहा है। आप इसका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट का सोर्स कोड देखेंगे, इसको सोर्स कोड कहते हैं। ये तो आउटपुट है, ये उसका UI पार्ट है, ये उसका सोर्स कोड है। तो इसमें आप तुम्हें टाइटल ये है, व्हाट इज ये टाइटल है आपका, ठीक है। तो यू कैन से, अच्छा, सिर्फ ऐसा करने से क्या कि भैया टाइटल लिख दिया और वो लिख दिया तो बड़ा आ गया पेज, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये एक हेल्प कर रहा है। तो इट इज एन एसेंशियल या एलिमेंट्री स्टेप इन डूइंग ऑन पेज SEO। एंड आप ये कहाँ पाते हैं, उसके हेड में। तो अब आपकी खोज जो शुरू होती है वो यही होती है कि हर पेज के हेड को ढूंढा जाए। कोई भी पेज देखिए, जैसे हम ये बना रहे थे, इसमें तो चलो थोड़ा अलग सिस्टम है, आप कंफ्यूज हो सकते। मान लो ये था, ठीक है, इसका टाइटल देखिए, है ना। तो आप उसके टाइटल में
उन कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं और अभी जो बेसिक पे हम लोग रखेंगे वो होता है एक मेटा टैग। ठीक है, इसका नाम होता है मेटा। कैसे लिखते हैं? तो ये एक टैग हो गया, इसको यहीं बंद भी कर दिया, ये इसी लाइन में बंद किया जा सकता है। इस टैग का एक एट्रीब्यूट होता है नेम, दिस इज एट्रीब्यूट। मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इज इक्वल टू this is my web pages meta description which is meant to which is written to describe my page to search engine crawlers, ऐसा कुछ। तो ये कुछ 150 से 160 कैरेक्टर्स का, ऐसे तो हम कितना भी लिख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड जो एसईओ के लिए अच्छा माना जाएगा या अलाउड है वो है 150 to 160 कैरेक्टर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस एंड वर्ड्स। एंड ये जो अच्छा माना जाता है वो अराउंड 70 कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, 60 to 70 कैरेक्टर्स एंड 150 to ये टाइटल आप इतना बड़ा लिखिए। तो हमको क्या करना है कि इनके बीच में कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है। तो एक हमने गलती कर दी, ये भी ब्लैक है पूरा, सही कर दिया, तो ये नोटपैड देखिए हेल्प कर रहा है। तो ऐसा अभी और डिटेल में चलेंगे इसमें हम लोग। तो बेसिक्स ऑफ HTML में हम लोगों ने हेड के 2 इंपॉर्टेंट टैग्स को पढ़ा। ठीक है, इस तरह से। मेटा क्या होता है? आप ये कह सकते हैं ये एक आपको मेटा इंफॉर्मेशन दे रहा है। SEO के टर्म्स में या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसमें इसको खुद से समझने के लिए बोला जाए तो ये इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के रोबोट्स पढ़ सकते हैं, सर्च इंजन के क्रॉलर्स पढ़ सकते हैं। हम इसको सेव करके जब यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 150 to 160 आया लिख के, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा है बिना किसी टैग के, है ना। हम इसको कमेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो दिस इज अ कमेंट इन HTML। अभी ये भी बताते हैं एग्जैक्टली कैसे लिखा। पर ये जो मेटा का मतलब है सेल्फ रिफरेंशियल, मतलब अपने से रिफरेंस करने वाला कुछ ऐसा। पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि मशीन लेवल के लिए या मतलब रोबोट्स या क्रॉलर्स के पढ़ने के लिए इनको पढ़ के वो आपके पेज के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ प्रोग्रामिंग या कुछ सर्वर स्क्रिप्ट्स जो है वो इनको पढ़ सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, और इसके बेसिस पे हमारे पेज की कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन टाइप करता हूँ, हाँ एग्जैक्टली हम डाल सकते हैं। हम बल्कि वैसा कोई क्वेश्चन जैसे हमने डाला नहीं, व्हाट इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, इसी के थ्रू सर्च वो आता है क्या? हाँ, मेटा के मेटा और टाइटल भी एक तरह का मेटा टैग है, कह सकते हैं इसको। बट टाइटल शो होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट में ऊपर शो हो रहा है, मेटा कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, पर आपके कोड में है ना। तो ये एक पार्ट है। तो अब ह्यूमन को नहीं मतलब है इन सब चीजों से, और हर किसी को नहीं मालूम है कि इसका सोर्स कैसे देखा जा सकता है, तो उसे कोई मतलब नहीं है क्या। बट सर्च इंजन क्रॉलर्स इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो हम लोग अगर वो करते प्रोसेस
इसका मतलब है कि इसका कुछ स्पेशल पर्पस है, हम लोग उन पर्पस को ही समझते हुए इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, इसमें कीवर्ड्स इंक्लूड करते हैं। डिस्क्रिप्शन 150 से 160 कैरेक्टर्स में इस तरह से लिखते हैं कि वो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट बन जाए हमारे वेब पेज का। एक बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया अगर हमने, जिसमें कीवर्ड्स इंक्लूडेड हैं, तो ये बड़ा अच्छा पार्ट बनेगा हमारे लिए। यह हमारे लिए एक और हेल्पिंग हैंड है। एक हेल्पिंग हैंड था टाइटल, एक हेल्पिंग हैंड था ये, ठीक है ये चीज। तो ये बेसिक हम लोगों ने एसईओ को समझते हुए 2 टैग पढ़े, और भी बहुत सारे मेटा टैग्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले अपने सेशन में। अभी हम लोग जो है अब ये देखते हैं कि हम कैसे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो हमें जानना जरूरी है एक HTML पेज के लिए। हमें जो जानना जरूरी है वो है, सबसे पहला टैग है, ये एक हेडिंग टैग है, ठीक है। दिस इज हेडिंग टैग, हेडिंग टैग ऑफ या हेडिंग टैग विथ सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज, ठीक है। तो H1 मतलब फॉन्ट साइज बड़ा, पहले इसको प्रिंट करते हैं। तो आप जाके आप देखेंगे कि एक पहला टैग जो है आपका वो आपके बॉडी पार्ट में प्रिंट हुआ है, क्योंकि आपने उसको लिखा है बॉडी में, तो होना भी यही चाहिए। ये एक कमेंट है, लिखा हेड पार्ट में है, पर ये हम लोग के रेफरेंस के लिए है, डेवलपर्स या डिजाइनर के। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हम, मान लीजिए हमारी एक टीम काम कर रही है, हमने यहाँ से पास किया तो उसको पता लगे कि हमने कहाँ पे क्या कोडिंग की है, या हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि हम 10 दिन बाद अगर कभी इस कोड को ओपन करके देखें तो हमें पता हो कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम। तो कमेंट जरूरी है। इसके लिए एक लेस देन साइन है, फिर एक एक्सक्लेमेशन है, फिर 2 हाइफन है, और बंद ये 2 हाइफन और एक ग्रेटर दैन से है। ये सब अभी आप लगा के देखिएगा, ठीक है। पहला टैग हम लोगों ने जो बॉडी में पढ़ा वो है हेडिंग टैग। ये साइज को डिफाइन करता है, हेडिंग के साइज को। तो ये सबसे बड़ी हेडिंग साइज है, बिगेस्ट। हम लोग कंट्रोल D का यूज करते हैं उस लाइन को कॉपी करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ हम कंट्रोल D प्रेस कर रहे हैं, क्या कंट्रोल प्लस D, ठीक है। उससे जो है ये लाइन कॉपी हो जा रही है। तो इसका इससे जो छोटा साइज है वो है H2, उससे छोटा है H3, सॉरी, और जिस भी नंबर से ये हेडिंग टैग शुरू होगा उसी नंबर से एंड भी होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो H2 से ही क्लोज होगा, H3 से ही क्लोज होगा। ये जाता है अप टू H6। ठीक है। H6 कोई भी पेज, पहले तो हम इसको रन करते हैं। यू कैन सी कि ये इससे छोटा, ये इससे ऐसा हो रहा है, ठीक है। कोई भी पेज जब रन करता है, कोई भी वेबसाइट, तो उसमें हेडिंग टैग्स जरूर यूज होते हैं। जैसे ये उसको और टेक्स्ट से अलग से हाईलाइट करके दिखाते हैं। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये हाईलाइटिंग टैग भी है ना। ये सब आप देख रहे हो, ये आप दिख रहे हैं आपको कि ये हाईलाइटिंग टैग्स भी है, या ये दिस इज हेडिंग। तो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टैग्स, क्योंकि ये एक हाईलाइटिंग टैग है जो अलग से दिखाई देता है। इसीलिए अगर हम कह सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं अपने पेज के एसईओ के हेल्पिंग हैंड्स की,
तो ये वो तीसरा टैग है या ये वो तीसरा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने एसईओ की हेल्प करते हैं, अपने पेज के एसईओ की हेल्प करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमारी वेबसाइट या वेब पेज जिस बारे में है वो सबसे ज्यादा इन टैग्स में ही कवर किए जाते हैं, है ना। हम जिन कीवर्ड्स के लिए, कीवर्ड मतलब कोई कीवर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स या की फ्रेज, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, या कुछ भी की फ्रेज जैसे इंडियन, व्हाट इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आगे वो भी डिस्कस करेंगे, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे इस टाइप के। तो जो भी कीवर्ड्स हैं या की फ्रेजेस हैं, तो वो कीवर्ड्स या की फ्रेजेस हम लोग के हेडिंग टैग्स में कवर हो ही जाते हैं, क्योंकि तभी हमें पता लगता है कि हमारा पेज आखिर किस बारे में। तो ये हेडिंग टैग्स हम लोग क्यों सीखते हैं? क्योंकि हम बता सकें यूजर को बड़ा बड़ा, भाई हम कभी आंसर्स लिखते थे, कोई निबंध लिखते हैं या है ना कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें हम पहले हेडिंग डालते हैं, फिर उसके बाद जो है लिखना शुरू करते हैं, ताकि टीचर को या एग्जामिनर को पता चल जाए कि वो आंसर किस बारे में है। तो ये भी वैसा ही कुछ है, ठीक है, हेडिंग टैग। नेक्स्ट, इसमें भी मैं ये इनको हटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टैग है वो है हमारा पैराग्राफ टैग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब जो कभी भी कुछ भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए, ये हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, डिजाइन कर देता है ना। कहीं भी देखो ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, हेडिंग पैराग्राफ यही चलता है, ताकि यूजर को पहले उसका आइडिया मिले। तो आप ये समझ के चलिए कि हम लोग जो भी वेब पेज बना रहे हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए ही नहीं बना रहे, और ना ही सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कई चीजें जो ह्यूमंस को अच्छी लगती हैं देखने में, जरूरी नहीं है कि वो सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए बेस्ट हो। जैसे कि कोई फ्लैश पे बनी वेबसाइट, ठीक है, कई चीजें जो सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए अच्छी हैं, जरूरी नहीं कि ह्यूमन के लिए अच्छी हैं। और हम लोग को ये बैलेंस बना के चलना है। ऐसी वेबसाइट बनानी है जो इजीली नेविगेबल हो, कंटेंट अच्छे से प्रेजेंट किया गया हो, ठीक है, ज्यादा मतलब गिच पिच ना किया गया, मतलब मिक्स ना कर दिया गया इधर उधर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो क्या क्या है। इसीलिए ये टेम्पलेट मैंने ओपन किया, इसमें आपको सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मान लीजिए भाई कोई 3 सर्विसेज है, वो यहाँ पे आ जाएंगी और उनके बारे में यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इमेजेस आ जाएंगी, और यहाँ पे कुछ पोस्ट आ जाएंगी, ऐसा कुछ। क्या तो ये पैराग्राफ टैग कैसे लिखा जाता है? पी, ठीक है। एक चीज इसमें आप लिखते हैं दिस इज आ पैराग्राफ, इसी बात को हम भी रिपीट कर रहे हैं, रन करके देखते हैं। तो एकदम डिस्टिंग्विश हो रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इन 2 टैग्स को ही पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अब ये हम लोग का नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन कंटिन्यू होगा और टैग्स सब कुछ हम लोग सीखेंगे। एक बार हम लोग फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में किया क्या। हम लोगों ने एक HTML पेज क्रिएट किया,
जिसको हम लोग ने सेव एज HTML किया और जो है वो पेज सेव हो गया। पेज सेव करने के बाद हमने एक टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके, जैसे Notepad++, ऐसे और भी टेक्स्ट एडिटर्स हैं, बट ये एक सिंपल फ्री इजी टेक्स्ट एडिटर है, जिसका यूज़ करके एक बेसिक HTML पेज बनाया। इसको रन करके देखा और इसमें हमने टाइटल टैग, मेटा टैग यूज़ किया और बॉडी में हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग यूज़ किया। इन टैग्स का हम लोगों ने ये भी समझा कि आखिर ये SEO के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये इनमें की वो इंफॉर्मेशन क्या जा रही है सर्च इंजन के पास। तो वो हम लोगों ने कुछ सर्च क्वेरीज डाली गूगल पे और हमने देखा कि हाँ वो चीज़ जो है वो गूगल भी कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूड होता है, जो भी आप लोग के क्वेश्चन हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। मैं अपना लास्ट वीडियो में हम लोग HTML टैग्स पढ़ रहे थे, है ना, बेसिक्स ऑफ HTML टैग्स। ये वीडियो हमारा पार्ट है ऑन पेज SEO ट्यूटोरियल का, जिसमें हम लोग अभी तक 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। दोनों वीडियोस हैं, दोनों YouTube पे अपलोडेड हैं और दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो का लिंक उन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप उस सीरीज को कनेक्ट कर सकें। वहाँ पे जैसे ट्यूटोरियल में हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बेसिक्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि क्लाइंट, जिसमें हमने देखा था क्लाइंट साइड और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या क्या है और हमारा क्या यूज है। सेकेंड में हम लोगों ने HTML में कुछ बेसिक टैग्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने हेड में यूज़ होने वाले, HTML के हेड में यूज़ होने वाले मेनली 2 टैग पढ़े थे, जिनका हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा था कि सर्च इंजन्स में वो टैग क्या इफेक्ट डालते हैं और उन टैग्स की इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। तो ये हम लोग की कंटेंट बिल्डिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। हम लोग उसी के आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जहाँ तक कोडिंग कर ली थी वो हमारी ये है कि ये हम लोग का एक बेसिक टाइटल था, ये हम लोग का एक डिस्क्रिप्शन था। मैंने लास्ट में एक और ये मेटा टैग बताया था, जिसमें मेटा नेम, ऑथर और कंटेंट महेश बताया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं, वो हम लोग अपने लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इसके आगे के और टैग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने एक हेडिंग टैग ऐड किया, एक पैराग्राफ टैग ऐड किया। हेडिंग देखिए क्या क्या होती है, तो इसको अभी हम देखते हैं करेंटली हमारा ये पेज दिख कैसा रहा, ठीक है। ये पेज हम लोग को इस टाइप का दिख रहा है, तो आपने ये देखा ऐसा दिखा। नेक्स्ट जो टैग हम लोग आज देखेंगे वो है एक एंकर टैग, एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग क्यों इस्तेमाल होता है? एंकर टैग इस्तेमाल होता है हाइपर लिंक्स के लिए, ठीक है। हाइपर लिंकिंग जो होती है वो हम लोगों की एंकर टैग के थ्रू होती है। मतलब हाइपर लिंकिंग का मतलब वन पेज टू अनदर पेज कनेक्ट करना, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर, कनेक्टिंग वन पेज टू अदर वेबसाइट या अदर URL, ठीक है। कोई इमेज या कोई फाइल टू अदर वेबसाइट और फाइल। तो इससे जो है, जो आप जैसे डाउनलोड लिंक्स आप देखते हैं, तो डाउनलोड लिंक्स किसी फाइल
वो डाउनलोड करते हैं आपके सिस्टम में, तो उस फाइल का पूरा URL, उस फाइल का पूरा पाथ हम देते हैं। अब देखते हैं लगाते कैसे हैं हम लोग, कैसे यूज करते हैं इसको। तो हम लोग लिखते हैं A, ठीक है, और A को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट वो टेक्स्ट लिखा जाता है जिसको कनेक्ट करना है हमको, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई और, हमारे पास एक ये PNG फाइल है untitled.png, ठीक है, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे थे। तो untitled.png फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते, मान लीजिए माई फाइल, मान लो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये फाइल कॉपी करनी है, और ऐसे नहीं, आपको क्या लिखना है, एक एट्रीब्यूट लिखना है href को आपको लिखना है इज इक्वल टू, और आपको ये पेस्ट कर देना, ठीक। तो अब उस फाइल का पाथ आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसके बाद ये माई फाइल आपने लिख दिया, ठीक है। अब जब आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये आपका माई फाइल यहाँ पे आएगा, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज खुल के आ जाएगी। इस पे किसी का भी वो लिंक डाल सकते। एग्जैक्टली, किसी का भी कोई भी पेज, मान लो हमें कोई वेबसाइट कनेक्ट करनी है, ठीक है, तो http www.abc.com है, जो भी वेबसाइट आपको कलेक्ट करनी है। अभी हम लोग का इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज हम दिखाते। तो इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका ये पार्ट था, तो ये आपका अभी क्या है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अदरवाइज वो उससे कनेक्ट हो गया था, आपने देखा। इवन इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास और पेज है, मान लीजिए मेरे पास कोई और पेज है जिसका नाम है about.html, ठीक है। अब about.html का कंटेंट, उसका टाइटल सब अलग होगा, ठीक है। दिस इज टाइटल ऑफ about पेज, दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ about पेज, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं about पेज। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम अलग अलग पेजेस को कनेक्ट कर सकता है। अब जैसे अबाउट का भी, क्योंकि टेक्स्ट बिल्कुल सेम है जो अभी था, तो अबाउट से हम माई पेज को कनेक्ट कर देते हैं, माई पेज डॉट HTML, ठीक है। अबाउट से हम माई पेज को कनेक्ट कर देते हैं, और माई पेज से अबाउट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ से माई पेज को मैंने रन किया तो ये अबाउट खुल गया, इससे पेज चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही सूटेबल टेक्स्ट दे देते हैं जो हमें देना होता है, ठीक। नाउ हम लोग SEO पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने देखा अभी तक हम लोग ने जो भी चीज़ पढ़ी है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आता है, ठीक है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। वो इम्पैक्ट ये है कि जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, अबाउट अस, मान लो हम एक केस कंसिडर करते हैं कि हम किसी कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है।
मान लीजिए ये मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग, और यहाँ पे एक कोई वेबसाइट लगी हुई है, ठीक है, जिसका नाम है मान लीजिए slideschool.com, मान लीजिए, ठीक। तो जो ये टेक्स्ट है जिसके ऊपर हमको एक लिंक मिल रहा है, ठीक है, वो लिंक इस कीवर्ड पे मिल रहा है। तो इस कीवर्ड के लिए इस वेबसाइट को हेल्प मिलती है। ऐसा करिए, मान लीजिए कोई और हमारे बारे में लिख रहा है और वो रिकमेंड कर रहा है, इफ यू वांट वेबसाइट डिजाइनिंग गो टू दिस वेबसाइट, या इफ यू वांट डिजिटल मार्केटिंग गो टू दिस वेबसाइट, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग गो टू दिस वेबसाइट। तो ऐसा करने पे हम लोगों को इस वेबसाइट को, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है href के अंदर, उस वेबसाइट को इस कीवर्ड के लिए रैंक होने में थोड़ी आसानी मिलती है, ठीक है, होती है। कोई और वेबसाइट अगर हमारे लिए लिख रही है ऐसा, ठीक। और ये जो लिंक्स होते हैं, अगर कोई हमारे, हम खुद नहीं, कोई और पब्लिश कर रहा है अब उनकी वेबसाइट पे, कई बार आपको कई लोग दिखेंगे जो गूगल के बारे में लिखते हुए दिखाई देते हैं, याहू के बारे में लिखते हुए, IBPS के बारे में लिखते हुए दिखाई देते हैं, होता है। और वहाँ पे वो गूगल के लिंक्स या याहू के लिंक्स या फेसबुक के लिंक, तो फेमस वेबसाइट्स जो होती हैं वो ऐसे बहुत सारे लिंक्स पा जाती हैं, मतलब बहुत सारे लोग उनके बारे में लिखते हैं अपनी अपनी वेबसाइट्स पे। इस कारण से उनको है ना रैंकिंग में बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। इस टाइप को बैकलिंक कहते हैं, बैकलिंक, यू आर गेटिंग अ बैकलिंक फ्रॉम सम वेबसाइट, ऐसा, ठीक है। तो वो एक चीज हम लोग ने डिस्कस की, बट इस टैग का यूज उससे कहीं ज्यादा है। इस टैग से आप लिंक कर सकते हैं फाइल्स को, लिंक कर सकते हैं अदर पेजेस को, लिंक कर सकते हैं अपने इंटरनल एक्सटर्नल वेबसाइट्स, कुछ भी, ठीक है। नॉट जस्ट आप जो है, अब जैसे ये हेडिंग टैग है, तो आप पूरी हेडिंग पे इस टैग को लगा सकते हैं। आपने क्या किया, हेडिंग टैग जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने दिया, उसको इंक्लोज कर दिया इससे। अब ए यहाँ शुरू हो रहा है, खत्म। हमारा HTML का कंसेप्ट भी बरकरार है कि जो टैग पहले शुरू होगा वो बाद में बंद होगा, है ना। और हमने एक लिंक भी दे दिया। आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो क्लिकेबल बन गया, ठीक है। क्लिकेबल बनने के बाद ये आपका अपने आप जो है ब्लू हो गया। तो HTML पेज की कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग भी है कि क्लिकेबल लिंक्स ब्लू बन जाते हैं, जो लिंक्स क्लिक हो जाते हैं या क्लिक करते टाइम वो रेड हो जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इनके, ये सब हम लोग बाद में CSS और की मदद से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टैग हमने देखा एंकर टैग। अब हम लोग एक और टैग पे आते हैं, ठीक है। इस टैग का नाम है इमेज टैग, ठीक। आपके वेबसाइट में कोई इमेज है, हाँ, तो इसमें हम लोगों ने अब नेक्स्ट टैग जो हमें देखना है वो इमेज टैग है, ठीक है। कई बार आप लोग देखते हैं इमेज सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, एक एंकर टैग में एक चीज और बतानी थी। जैसे आप ऐसे लिखते हैं टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। ये एक और एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। इससे क्या होता है कि
जैसे अभी हम कोई फाइल ओपन कर रहे थे, वो यहीं पे ओपन हो जा रही थी, इस तरह से ये फाइल दूसरे उसमें ओपन हो गई, ठीक है। इवन अगर यहाँ पे कोई इमेज भी थी, जैसे हम डालें टाइटल .png untitled.png, तो ये आपका अब वो नेक्स्ट उसमें हो रहा है। अभी URL जैसा हो गया, हमें फाइल जैसा चाहिए, हम HTTP नहीं लगाएंगे तो अभी फाइल जैसा आएगा। नए पेज में खुलेगा। हाँ, नए पेज में दिखेगा। तो ये आपका ओपन हुआ, ठीक है। तो ये नए टैब में आपका दिखाई देगा। तो ये हम लोगों का एक बेसिक था कि एक एट्रीब्यूट था जो जस्ट बताया। अब आते हैं इमेज टैग पे। तो इमेज टैग लिखने के लिए आप लिखते हैं img और लिखते हैं src, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है कि जो इमेज आप दिखाने जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, है ना, कहाँ से हम उठा के दिखाएं, ठीक है। तो आप जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे untitled.png आपने लिखा, ठीक है, ये आपने ऐसे क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें आपने img src ये लिखा और इसको हम रन करके देखते सबसे पहले। तो जिस भी जगह पे आपने वो टैग लिखा है उस जगह पे वो इमेज उठ के चली आएगी, है ना। इसको एनालाइज, तो हम लोग ने एक इमेज टैग को डिस्कस किया है। तो अब इसमें जो अभी इमेज आई वो एक अपने साइज के बराबर आई, ओरिजिनल साइज के बराबर आई। अगर हम उसका साइज कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसके विड्थ इज इक्वल टू, मान लो हम कुछ भी देना चाहते हैं लाइक 200 पिक्सल्स, यहाँ भी यूनिट भी देनी है, और हाइट इज इक्वल टू, हाइट ऑटो भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे। या हम अपने एंड से भी लिख सकते हैं कि हाइट इसकी 150, ठीक है। 200 बाई 150 की एक छोटी सी इमेज आपकी बन के चली आएगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो ब्लर होगी, ये सब होगा, क्योंकि उसको कुछ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सिर्फ विड्थ दी तो वो अपने आप ही जो है बाकी पार्ट उसका एडजस्ट हो जाएगा अपने हिसाब से, उसके एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से। तो ये एक इमेज टैग का पार्ट है। अब इमेज टैग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी तक हम लोग और टैग्स पढ़ रहे हैं, तो इमेज टैग भी एक इम्पॉर्टेंट टैग है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेज टैग में भी विड्थ, हाइट के अलावा भी और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट, और एक और एट्रीब्यूट है टाइटल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक। अब जैसे क्या होता है, ये इमेज है मान लीजिए, तो हम लोग देख के तो बता सकते हैं कि ये इमेज क्या है, ठीक है। कोई ह्यूमन देख के बता सकता है कि ये इमेज क्या है, पर प्रोग्राम को समझने के लिए हम लोग प्रोग्राम को कैसे समझाएंगे कि ये इमेज क्या है। आजकल ऐसे स्मार्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, OCR सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो इमेज में से टेक्स्ट या बाकी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। पर कई इमेज फिर भी अभी भी एप्लीकेशंस की कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है, या सर्च इंजन क्रॉलर्स जब हमारे पेज को क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं हम उनकी हेल्प करें, ठीक है, समझने में कि ये इमेज जो है किस बारे में, तो वो हम कैसे समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हम उसको लगा, तो ये हम लोगों ने मान लीजिए क्या है, कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मान लीजिए मार्केटिंग हम डिस्कस कर रहे थे,
ठीक है, मान लीजिए इसका नाम था बिजनेस एंड मार्केटिंग। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग टाइटल देते हैं। ठीक है, ताकि जब कोई, जैसे अभी हम इस इमेज के ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आ रहे हैं तो ये कुछ दिखा नहीं रहा, इसको टूल टिप भी कहा जाता है। टूल टिप, हाँ, हमारा जो ये वेब एप्लीकेशन है तो उस पे हर इमेज कुछ ना कुछ यूजर को इंफॉर्मेशन भी दे, ये क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ टाइटल आप एकदम सेम ये भी रख सकते हैं, जो आपने ऑल्ट में रखा था वो वहां पे नहीं दिख रहा था, वो सिस्टम के लिए, सर्वर के लिए। हाँ, वो आपके क्रॉलर्स और सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो पार्ट है आपका, ये आपका यूजर क्वेरी को हमने बिजनेस एंड मार्केटिंग टेस्ट लिखा और ये आ गया। तो अब क्या है कि ये सब चीज मिल के, मान लीजिए हमारा हेडिंग टैग में भी हम इसी बिजनेस मार्केटिंग को ही प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, हम लोग कहिएगा व्हाट इज बिजनेस मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम होता, ये कोई भी हम लोग का रैंडम कोई कीवर्ड बन गया बिजनेस मार्केटिंग। ठीक है, तो दिस इज अ पैराग्राफ, इट कंटेन्स बिजनेस मार्केटिंग, दिस इज अ पैराग्राफ एंड इट कंटेन्स बिजनेस टेक्स्ट इन इट। ठीक है, दिस इज अ हेडिंग एंड इट कंटेन्स बिजनेस मार्केटिंग टेक्स्ट इन इट। ठीक है, व्हाट इज बिजनेस मार्केटिंग, व्हाट इज ये सब आप देख रहे हैं कि अब हमारे पेज के अलग अलग टैग्स और अलग अलग एलिमेंट्स में, इवन यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स में हम लोग बिजनेस मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं एक तरह से, या टारगेट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको ये समझना, मतलब इसलिए हम लोग ये सारे टैग्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम लोग ऑन पेज इन चीज़ों को पकड़ सकें कि क्या हम लोगों को करना चाहिए कि हम किसी टारगेटेड कीवर्ड के लिए अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि हेडिंग, उसका पैराग्राफ, उसकी इमेज, अब आपको कई बार ऐसे दिखता होगा कि कोई इमेज है, वो इमेज का नाम भी हम बिजनेस मार्केटिंग रख सकते हैं। हाँ, ऑल्ट में लिखा तो नहीं, उधर अगर नेम भी रख दिया तो वो भी एक वो माना जाएगा। हम इसके नीचे लिख सकते हैं कि एन इमेज अबाउट बिजनेस मार्केटिंग, कैप्शन बोलते हैं उसे। ठीक है, इमेज का कैप्शन रख सकते हैं। तो ये हम लोग के कुछ बेसिक टैग्स और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो भी हम लोग हैं। तो ये आया, इसको फिर से हम अगर रिलोड करते हैं तो अभी इमेज ऊपर आ गई, उसके नीचे ये आ गया। ये कई बार ये सही ऑर्डर होता है कि सबसे ऊपर हेडिंग होती है ना, उसके नीचे इमेज, उसके बीच में इमेज और सबसे नीचे पैराग्राफ होता है ना, ये चीज ये आपने देखा कि आप किस तरह से एक पोस्ट को जो है क्रिएट कर रहे हैं, एक पोस्ट को डिजाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी ये कोई बहुत अच्छी डिजाइन नहीं है, बहुत अच्छी थीम नहीं है, बट आप जो है उन चीजों को समझ रहे हैं बेसिकली जो उस पोस्ट को डिजाइन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हम लोग के बेसिक टैग्स हुए। ठीक है, इसमें कुछ और टैग्स हम लोग लाते हैं जो हम लोग के टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक मान लो हमको जो है इसमें ये पैराग्राफ को बोल्ड करना है, तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं, ऐसे सिर्फ इतने पार्ट में बी लिख दिया तो आपके टेक्स्ट में वो पार्ट बोल्ड हो गया।
या हम इसकी जगह स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो आपका जो है ये वैसे ही है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको किसी पार्ट को इटैलिक करना है, बोल्ड होता है, उसी तरह से मान लीजिए बिजनेस मार्केटिंग को मुझे इटैलिक करना है। रिमेंबर बोल्ड इटैलिक सब कुछ एक साथ भी लग सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इटैलिक हो गया, है ना। आपको अंडरलाइन करना है, मान लीजिए इसी को ही अंडरलाइन करना है, तो आप यू लगाएंगे, ठीक है। अब बात अंडरलाइन की आई है, तो हम लोग उसके लिए यू एल भी सोच सकते थे, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। हम लोग यू एल सोच सकते थे कि अंडरलाइन के लिए यू एल यूज हो सकता है, पर यू एल जो कीवर्ड है या यू एल जो टैग है वो एक अलग टैग है, ठीक है। यू एल टैग आपका कहलाता है, ये भी अपने डिजाइनिंग के लिए यूजफुल टैग है, यू एल। इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, यानी कि एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में कोई लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है और ये कैसे दिखती है और क्या ये हम लोग के कंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट किसी भी अलग टैग की तरह, HTML टैग की तरह UL से स्टार्ट होती है, ठीक है, UL से ओपन, UL से बंद। और ये लिस्ट जो है आपकी लिस्ट आइटम्स को कैरी करती है। कोई भी लिस्ट अपने अंदर लिस्ट आइटम्स को रखते हैं, मान लीजिए लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स में लिस्ट आइटम्स होते हैं जिनको li के जरिए किया जाता है डिक्लेयर, तो इनका नाम होगा li। मान लीजिए हमें 4 लिस्ट आइटम चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये इतना, ठीक है, li। मान लीजिए हमारी लिस्ट है फ्रूट्स के बारे में, एप्पल्स, बनाना, ठीक है, मैंगोज, गुआवा, ठीक है, गुआवा एंड कुछ भी ग्रेप्स, जो भी हमें लिखना हो, ठीक है। तो अब इसको जरा प्रिंट करते हैं कि ये कैसा प्रिंट होके आता है। तो आपने देखा कि बुलेट्स के साथ आपके ये प्रिंट होके आ गए, क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम किसी ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं, रैंक के ऑर्डर में हो सकता है या कुछ भी, कि नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे है ना, टॉप 10 समथिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक साइड में लिखा रहने देते हैं और हम सेम चीज को ही कॉपी करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज यूएल वाज अ अनऑर्डर्ड लिस्ट, देयर मस्ट बी सम ऑर्डर्ड लिस्ट एज वेल, ठीक है। तो आप जो है बस यूएल को किस में चेंज कर दो, ओएल में, और जब ओएल से चालू होगा तो ओएल से ही क्लोज भी होगा, तो सेम लिस्ट आपकी क्या बन जाएगी, एक ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलता है, हम ऑर्डर लिस्ट, इन अनऑर्डर लिस्ट, ये सब अपने कंटेंट क्रिएट करते टाइम मतलब बनाना पड़ता है हम लोग को ये सब। तो अगर आप ये सब बेसिक टैग्स आप समझते हुए चलेंगे तो आपको आगे जाके आसानी होगी,
कुछ भी कंटेंट क्रिएट करने में। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर पार्ट में कुछ एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, पर कई बार यूजर जो है लिस्ट ढूंढता है, लिस्ट ऑफ दिस लिस्ट ऑफ दैट अपने गूगल सर्चेज में कहीं पे भी, ठीक है। तो इस टाइप की लिस्ट अगर आपके आंसर में है या आपकी पोस्ट में है तो शायद आपकी उसको जो है प्रमोशन मिल सकता है, थोड़ा सा प्रमोट वो हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक टैग्स हम लोगों ने अभी के देखे। अब इसके बाद हम इसी का एक और पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम HTML के ही कुछ और 2 इम्पोर्टेंट टैग्स और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद जो है स्टाइलिंग पे बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कोई डाउट है इसमें, आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करिए, ठीक है। जो भी हम लोग बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो आपको देंगे उसके लिए।